नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और मैं आपके साथ नसीम सिद्दीकी। आज हमारे बीच मौजूद हैं राजा भैया निरंजन इंजीनियर, जो कि शहजादपुरा सीट से सदस्य पद के प्रबल दावेदार हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं। कई सवाल रहेंगे, उस जानते हैं आप, सवाल सभी नेताओं से रहते हैं, उनसे भी रहेंगे। किन वादों को लेकर क्षेत्र में उतरे हैं, रण में उतरे हैं और जीतने के बाद क्या-क्या प्रमुखता वादों को लेकर कार्य करेंगे। तो पहले तो नेता जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम नसीम भाई, मैं आपको नमस्कार बोलूँगा और सभी जो भी हमारे दर्शक इस देखेंगे उनको मैं नमस्कार, जय भीम बोलता हूँ। तो हमारा पहला आपका सवाल रहता है, जो आप शहजादपुरा सीट से जिला पंचायत पद के लिए प्रबल खड़े हुए हैं, किन वादों को लेकर अब उतरे हैं, किन वादों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, किन वादों को लेकर उनसे बात कर रहे हैं? नसीम भाई, वादों की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, फिर आते हैं कि हम वादे हमने क्या किए और क्या सोच के हम इस क्षेत्र में आए हैं। तो मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं लगभग 8 साल का मैंने नौकरी की है और इस 8 साल के दरमियान मैं 3 साल विदेशों में रहा हूँ। उसमें मेरा 1 साल मुख्यतः मैंने यूएस में गुजारा है। मैं वो भी अलग-अलग शहरों में, मैं सिएटल रहा हूँ, मैं रेडमंड रहा हूँ और मैं सैन फ्रांसिस्को रहा हूँ, माउंटेन व्यू रहा हूँ, लॉस एंजलिस रहा हूँ। तो इस जगह पे मैं रहा हूँ। उसके अलावा मैं 6 महीने के लिए साउथ कोरिया भी गया था। 2 महीने मैं चाइना में रह के आया हूँ। 6 महीने में ऑस्ट्रेलिया रह के आया हूँ। तो इस तरह से अगर और डिफरेंट है, कभी 10 दिन का ट्रिप है, कहीं-कहीं 20 दिन का ट्रिप है। तो इस तरह से देखा जाए तो मैं लगभग 3 साल मैंने इस देश के बाहर निकाले हैं। तो जब बाहर निकाले और उसके पहले भी मैं मतलब कुछ अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा था घर वालों के पास। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि कैसे मेरे माँ-बाप ने किसी तरह से मुझे पढ़ाया है, घर वालों के सहयोग से, रिश्तेदारों के सहयोग से मैं पढ़ाई की है। मैंने इंटर पास करने के बाद मैं इलाहाबाद गया तैयारी करने के लिए यूपीएससी, बट मेरा कुछ डिफरेंट मूड था, वहाँ पे नहीं लगा मन तो वापस आया। मैंने डीवीसी में अपना छात्र नेता राजनीति स्टार्ट की। उसके साथ-साथ बट फिर मैंने देखा कि राजनीति के लिए जब तक आपके पास थोड़ा बहुत धन नहीं है, आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह किसी न कोई मूवमेंट पे आपके लिए पैसों की ज़रूरत रहती है। और हम उस प्रवृत्ति के भी नहीं है कि चलो किसी से धोखाधंधी करके किसी काम करा रहे हैं तो 20,000 बोले काम कराना है तो 20,000 रुपए ले लें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ पढ़ाई की जाए। उसके बाद मैंने एमसीए किया 3 साल गाज़ियाबाद से, लेकिन 3 साल पूरे नहीं हुए, 2.5 साल में ही मेरी नौकरी लगी, वहाँ पे मैंने प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग के टाइम पे मैं केवल 5,000 रुपए में नौकरी करता था, तो बहुत अच्छा टाइम था। मैंने उस टाइम बहुत मेहनत की। लगभग मैं 18-18 घंटे ऑफ़िस में बैठता था, लोगों से अपने दोस्तों से बात करता था, कई सारे डिफरेंट कंट्री के क्लाइंटों से बात तो मेरे अंदर एक क्या है कि मैं जो जो भी काम करता हूँ बहुत ललक से करता हूँ। चाहे मैंने खेती की हो, तो बहुत ललक से करता हूँ मैं, चाहे मैंने पढ़ाई की हो, तो जिस काम में रहता मेरा उस काम में फ़ोकस चला जाता है कि वो काम मुझे करना है अब। सेम कंडीशन मेरी इस टाइम जब मैं तो वहाँ से जब वापस लौटा तो देखा कि जो कंडीशन पहले थी, आज भी वही कंडीशन है। जब मैं 2003 में या 5 में मैंने 2003 में मैंने हाई स्कूल किया है, 2005 में मैंने इंटर पास किया है, तो मैं यहाँ 7 मील तक हम लोग साइकिल से आते थे गाँव से अपने। उसके बाद यहाँ बसों में जगह नहीं होती थी, तो छत पे बैठ के हम लोग जालों नेवरई जाते थे पढ़ाई करने। तो उसमें काफ़ी खतरे भी रहते थे, कभी-कभार बस रुक रही है, नहीं रुक रही है, छत से कोई गिर रहा है, तो ये सारी चीज़ें। तो जब यहाँ पे आके देखा तो आज भी कंडीशन हमारे वही है, रोड भी वैसे ही पड़े हुए हैं, लोगों को सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। उसका भी रीज़न फिर मैंने तलाशने की कोशिश की कि भाई सरकार तो बहुत पैसे निकाल रही, सरकार कहती है हम इतना पैसा इस पे खर्च कर रहे हैं, इस योजना पे इतना पैसा इस खर्च कर रहे हैं। तो उसका भी रीज़न है कि कहीं न कहीं हमारा करप्शन है, लोगों तक वो पैसा पहुँचता नहीं है। कुछ योजनाएँ आती हैं सरकार की, वो सरकार से लोगों तक पहुँचती ही नहीं और वापस चली जाती हैं। तो मेरा मैं इसी सिद्धांत से आया पे हूँ कि जो सरकारी योजनाएँ आएँ वो लोगों को बिना फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचे, मीन्स कोई उसका चार्जेस ना लगे। अब पता चला कि कहीं कॉलोनी आनी है गाँव में, तो बोलते हैं कि यार 30,000 रुपए दो, तब हम तुम्हें कॉलोनी देंगे। तो ये सब चीज़ें ना हो के जो जो पात्र हैं, आप पात्रता देखिए, आप अधिकारीगण हमारे साथ आइए। अब हम आपसे ये नहीं कहेंगे नहीं जिसका मकान बहुत अच्छा बना हुआ है उसे आप कॉलोनी दे दो, लेकिन जो पात्र है उसे आप वो चीज़ें दीजिए। सेम है अदर क्षेत्रों में भी, जहाँ पे भी रोड वगैरह कुछ हो रहा है तो वहाँ पे करप्शन इतना ज़्यादा है कि बहुत पैसा खर्च करके लोग बाग आते हैं क्षेत्र में। जब पैसा खर्च करते आए हैं तो पैसा भी उसी से कमाएँगे वो। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे राजनीति में आया। अब राजनीति अगर वर्ड यूज़ ना करके मैं ये वर्ड करूँ कि मैं यहाँ पे सेवा करने आया हूँ, क्यों तो सही रहे। क्योंकि अगर लोग ये सोचे कि मैं राजनीति में पैसा कमाने आया हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं पैसे में मुझे कोई कमाने में इंजीनियरिंग लाइन में जिस लाइन में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने वर्ल्ड की जो टॉप 10 कंपनियाँ उनके लिए काम किया है।
और ऐसे काम नहीं किया है। मैंने इस तरह काम किया कि मैं घर पे माडरी में बैठ के उनके लिए काम करता हूँ। शायद आपने सुना हो, वर्ल्ड की AT&T कंपनी है यूएस की, जो कि सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। टेलीकॉम कंपनी के लिए मैं पिछले 1.5 साल से काम कर रहा था, तो उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। इसी तरह से सैमसंग कंपनी है, तो उसका एक सॉफ्टवेयर है कि आप कहीं भी बैठ के अपने घर की लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, होम ऑटोमेशन सिस्टम का। उसके लिए मैंने काम किया। इसी तरह से एक यूएस की कंपनी बेल्किन है, जिसके राउटर वगैरह आते हैं जो इंटरनेट में यूज होते हैं, उनके लिए भी मैंने सिस्टम बनाए। तो देखा जाए तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम किया है और अपनी शर्तों पे काम किया। अगर देखा जाए कि नहीं, मुझे ये नहीं है कि मैं लेबर की तरह काम करूँ। मैं 4 घंटे काम करूंगा, लेकिन 4 घंटे वो ऐसा दूंगा कि कंपनी वालों को लगेगा कि हाँ, ये 10 घंटे प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। आपने जीवन बताया, बहुत संघर्ष बताया और साथ ही बहुत ऊँचा तक बताया है। आप विदेशों तक गए हैं, बताया है। इन विदेशों तक जाने के बाद भी आप फिर राजनीति की ओर क्यों आकर्षित हुए? अपने ग्रामीण क्षेत्र से क्यों आकर्षित हुए? ग्रामीण चीज से आकर्षित होने का एक रीजन भी है कि मुझे पता नहीं क्यों घर से, गांव से बहुत जुड़ाव है, लोगों से बहुत जुड़ाव है। अभी आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरा उरई में कोई मकान नहीं है। मैं इंजीनियर पेशे से हूँ, सब संपन्न हूँ, लेकिन गांव में ही रहता हूँ। हमारे घर पे 2 भैंस भी हैं, अभी भी घर पे चूल्हे पे ही रोटी बनती है। जो सिस्टम है वो उस सिस्टम में रहते हैं। 5 साल मेरी शादी को हो गए हैं, तो हम लोग सब लोग यहीं गांव में रहते हैं। बच्चा भी मेरा गांव में रहता है। तो उसका रीजन ये है कि मुझे यहाँ पे जुड़ाव है लोगों से। और राजनीति में आने का एक दूसरा मकसद क्या है कि आप अपने पैसों से लोगों की ज्यादा मदद नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं अपने आप को अपंग महसूस करेंगे आप कोई बीमार है, आप 5,000 रुपए दे दो, कोई कुछ है तो उसको रुपए दे के आप केवल काम नहीं चला सकते हैं। आपको जो रिसोर्सेस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, या जो हमारे टैक्सेस से, लोगों को टैक्सेस से पैसा हो जाके खर्च हो रहा है, और उससे गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो उस पैसे को यूज करना है लोगों को। अपने पैसे से आप लोगों को दे सुख नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जब मैं कहीं जाता हूँ, अधिकारी से बात करता हूँ, तो वो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अगर आप किसी की शिकायत करने गए तो वो रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं मिलता है। तो उसका फिर लोगों ने बताया कि रिस्पॉन्स आपको तभी अच्छा मिलेगा जब आप किसी पद पे होंगे, तो आपको लोग इज्जत करेंगे, पद देंगे, सब चीजें, सारी चीजें रहेंगी। तो जनता सेवा की बात की आपने, जनता सेवा के लिए आप राजनीति में आए। तो ग्रामीण क्षेत्र में, अगर ग्रामीण अंचल में जा रहे होंगे, तो प्रमुख वहाँ पे क्या समस्याएँ निकल के आ रही हैं? और साथ ही जो ग्रामीण हैं, आपकी ओर क्या रुझान दे रहे हैं? तो हाँ, मैं लगभग मैं जो हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में 31 गांव है, 31 गांव में मेरा हर गांव में कम से कम 5 से 6 बार टूर हो चुका है, डोर टू डोर। लोगों की मैं समस्याएं भी सुनता हूँ। कहीं पे नल खराब है तो नल भी सही सही कराते हैं हम लोग अपने पैसे से। हमारी टीम है, जो हमारे साथ के लड़के हैं, जो हमारी टीम में लोग जुड़े हुए हैं, हर गांव से हमारे यहाँ 5-5, 10-10 लोग टीम में जुड़े हुए हैं, तो वो समस्या बताते हैं। तो जिस लेवल तक की हम समस्या सॉल्व कर पा रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम उस समस्या को अभी सॉल्व कर दें। जब बनेंगे तब बनेंगे, बात की बात है। तो मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि सरकार कह रही है नमामि गंगे योजना चला रहे हैं, हम किसी को भी प्यासे नहीं मरने देंगे। लेकिन गांव में कंडीशन ये है कि आधे से ज्यादा नल खराब पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट्स के रिबोर के नाम पर नल सुधर चुके हैं, लेकिन रिबोर हुए ही नहीं है। नल ही नहीं चल रहे हैं, उसमें वाटर लेवल नीचे जा चुका है। 100 फुट के नल लगे हुए हैं, 120 वाटर लेवल जा चुका है। तो उस तरह की समस्या हमें बहुत मिल रही है। दूसरी, यहाँ रोड बहुत खराब पड़े हुए हैं गांव में जाके। जहाँ आरसीसी ऑलरेडी डला हुआ है, उसके ऊपर आरसीसी डल रहा है, बट जहाँ पे रोड खराब है वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं देखी है। कुछ विधवा लोग हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनकी पेंशन नहीं हुई है। सबसे ज्यादा जो अपात्रता देखी गई है, जो प्रॉब्लम देखी गई है, वो प्रॉब्लम आ रही है हमारी कॉलोनी वितरण में। जिनके पास पैसा है उनको भी लोग बता रहे हैं कॉलोनी मिल रही है, जिनके पास पैसा नहीं है, बूढ़े लोग हैं, उन्हें कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो उस जिस लेवल तक की हम सुविधाएं कर पा रहे हैं, किसी का अगर पेंशन बननी है, तो हम लोग, हमारे लोग के जो टीम के लोग हैं, वो जाके उनको कोशिश करते हैं कि इनकी पेंशन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इस तरह हम लोगों ने अभी तक लगभग 200-300 लगभग पेंशनें भी करवाई हैं, 5-6 नल सही कराए हैं। यहाँ 7 मील पे जो आप बैठे हुए हैं हमारे कार्य के पास, ये 7 मील का नल भी यहाँ खराब था। लोगों ने कहा भैया बहुत दिक्कत है, यहाँ पे 7 गांव के लोग आते हैं, काफी दिक्कत होती है, नल नहीं है। तो इसको भी हमने सही कराया है। इस तरह रूरा में भी एक नल, मतलब जहां भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है जो हमारे लेवल तक की है। अगर कोई कहता है कि नल लगवा दो, तो नल हमारा हमारे लेवल का नहीं है, क्योंकि नल का खर्चा लगभग 40 से 50 हजार रुपए एक नल का पड़ता है। तो वो अगर हम इस तरह करेंगे, तो वही मैंने बोला कि इसीलिए हम इस क्षेत्र में आए हैं कि आप कितने भी पैसे वाले हो जाएं, लेकिन आप अपने पैसे से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। उसमें आपको राजनीति में आना पड़ेगा, या आप किसी एकेडमिक में आना चाहिए। अब एकेडमिक में तो रहने की मेरी उम्र नहीं रही कि मैं चलो 4 साल तैयारी करके आईएएस बन जाऊं। उम्र मेरी 32 साल हो गई है।
शायद 35 साल का अटेंड रहता है ओबीसी का, तो वो लेवल नहीं है। लेकिन अब जिसमें आ सकते हैं, जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं लोगों की, उस क्षेत्र में हम आए हैं और हमें अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। ऐसी बात नहीं, आप सर्वे कर सकते हैं, आप तो न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप लोग समझदार हैं, हर जगह जाते होंगे, तो आप सर्वे कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है लोगों से। मैंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी, बट पार्टी ने नहीं टिकट दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन लोगों ने, जो पार्टी के लोग हैं, उनके दिलों में मैं जगह बना ली है। वो सारे लोग मेरे सपोर्ट में हैं। हर समाज से मुझे, सर्व समाज से मुझे सपोर्ट मिल रहा है। ऐसा अकेला नहीं कि मैं कुर्मी समाज का हूँ तो कुर्मी से ही मुझे समर्थन मिल रहा है। मुझे कुर्मियों से समर्थन मिल रहा है, मुझे ब्राह्मणों से समर्थन मिल रहा है, ठाकुरों से, गुर्जर से, ऐसी समाज से भी। आपने 2 चीज़ें कह दी हैं अभी। आपने क्षेत्र में बड़ा काम किया और साथ ही समाज से सहयोग मिल रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति देखी जाती है, अगर जिला पंचायत लड़ रहे हैं, क्या जाति समीकरण पर राजनीति होती है या विकास को लेकर? बहुत बड़ा मुद्दा रहता है ये। ये मुद्दा है, देखो इसके दो पहलू हैं कि अब अगर जाति समीकरण की बात की जाए तो अब शायद इसके पहले हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ एक बाबूराम दादाजी थे जो कई साल यहाँ पे एमएलसी रहे हैं, एमएल सॉरी विधायक रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर देखा जाए जाति समीकरण तो उनका ज्यादा यहाँ पे वोट बैंक नहीं है, बट उन्होंने विकास में लोगों को जोड़ा, हर सर्व समाज को जोड़ा, चाहे वो कुर्मी समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे एससी से भी हो, चाहे ओबीसी से हो, हर समाज के लोगों को उन्होंने जोड़ा। तो मुझे लगता है कि ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं फैक्टर है, बट इसको मैं 100% फैक्टर नहीं मानता हूँ जाति समीकरण को। जाति समीकरण वाला फैक्टर मेरे हिसाब से केवल 20 से 30% अलाउ होता है, बट 70% जो फैक्टर होता है वो आपके पर्सनल नेचर से होता है। आपने कितना काम किया है लोगों को साथ, आप एक बार बनने के बाद लोगों के बीच में कितनी बार गए हैं, क्योंकि लोगों के आप बनने के बाद अगर लोगों के पास आप खुद से जाते हैं तो लोग आपको, भले ही आप चाहे काम न कराओ, लेकिन आप लोगों को बहुत इज्जत देते हैं आपको लोग। तो ये सबसे बड़ा है कि विकास एक अच्छा मुद्दा है, विकास के नाम पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जाति समीकरण पे कब तक रहेंगे, कितना जाति समीकरण? 70-30 का मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से ये रहता है 70% लगभग विकास पे ही लोग करते हैं काम करते हैं, वोट देते हैं। चलिए, आपने बताया विदेशों से गए, कई देशों की यात्रा करी। बुंदेलखंड पे एक धब्बा लगा हुआ है, सबको जानकारी है, सब जानते हैं, हर एक नेता जानते हैं, सूबे के मुख्यमंत्री वो भी जानते हैं पिछड़ेपन का। ये धब्बा क्यों आखिर लगा हुआ है कि पिछड़ा हुआ है, ना है शिक्षा है, रोजगार है, कुछ नहीं है? क्या मानते हैं आप? इधर दूर तक घूम के आए तो विकास क्यों नहीं हो पा रहा बुंदेलखंड का? इसके लिए हम कुछ कहेंगे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि निकल के आते हैं, कुछ चीजें हमारे यहाँ सुरक्षित भी हैं। प्रतिनिधि निकल के आते हैं किसी राजनीतिक पार्टी के, जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो थोड़ा सही से काम भी नहीं करते। जैसे अगर हमारा देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज जब बना था तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हो गया तो हमें किसी की दिक्कत नहीं होगी, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आप करंट कंडीशन देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, कुछ ही डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, काफ़ी कई सरकारें जो बन रही हैं उन सरकारों के अकॉर्डिंग ही सरकारों के एमएलए बन रहे हैं, सरकारों के सांसद बन रहे हैं, बट वो सरकारों के अकॉर्डिंग काम लेके नहीं आ पा रहे लोगों के बीच में। तो एक दूसरा रीजन ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा का भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे हमारे क्षेत्र में यहाँ पे कोई भी एक इंटर कॉलेज नहीं है। इस जितने भी गांव देखे जाए, खर्रा में एक इंटर कॉलेज है, बट यहाँ वीरपुरा, नैनपुरा, मकरनपुरा, सिहारी है, अकोड़ी है, पहाड़पुरा, जो हमारे जो इधर गांव है यहाँ पे इंटर कॉलेज वगैरह नहीं है। तो 8 के बाद बच्चों को या तो उधर ही मूव करना पड़ता है। अब आपको पता ही होगा प्राइवेटाइजेशन में कितनी महंगी फीस है। अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं तो कम से कम एक बच्चे के ऊपर 4,000 रुपए पर प्रति खर्चा आता है। जो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है या जो व्यक्ति केवल किसानी कर रहा है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 4,000 रुपए पर मंथ दे सके, क्योंकि उसकी इनकम ही अगर देखा जाए 300 रुपए ही मजदूरी देखी जाए या 200 रुपए मजदूरी देखी जाए तो उसकी इनकम ही 8,000 या 9,000 रुपए है। अब 9,000 रुपए में 4,000 वो खर्च करता है तो उसको परिवार का भी सारा देखना है, शादी ब्याह है, बीमारी है, सारी चीजें देखनी है। तो उसके लिए है कि मेरा काम यहाँ पे, मैं दूसरे फोकस से भी आया हूँ कि मुझे उम्मीद है कि कुछ बनने के बाद मैं यहाँ पे या तो इंटर कॉलेज स्टार्ट कराऊंगा। अगर इंटर कॉलेज नहीं करा पाऊंगा इंटर स्टार्ट, तो यहाँ पे जो हमारे गांव हैं, जो पिछड़े गांव हैं, यहाँ पे यहाँ के लोगों के लिए मैं स्पेशली बच्चियों के लिए, बच्चियों और जो बच्चे हैं जो इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके लिए मैं वाहन प्रोवाइड कराऊंगा कि कम से कम वो सरकारी स्कूल तक या कन्या पाठशाला, सॉरी कस्तूरबा स्कूल है या उरई में आर कन्या स्कूल है, वहां तक बच्चियां जा सकें। होता क्या है कि यहाँ बच्चियां 7 मील तक, जैसे नैनपुरा गांव है या मकरनपुरा है, सिहारी है, तो 7 मील तक कम से कम 7 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। तो 7 किलोमीटर या तो उन्हें साइकिल से आना पड़ता है या पैदल आना पड़ता है, उसके बाद बस के लिए वेट करना पड़ता है, फिर वो बस से जाती हैं। तो एक आदमी की एक ऊर्जा, एक लेवल होता है, उस ऊर्जा के बाद आदमी खत्म हो जाता है। तो आधे से ज्यादा ऊर्जा तो जो बच्चे हैं वो इसी पे खर्च हो जाता है उनका। तो पढ़ाई फिर दिक्कत होगी, पढ़ाई में, पढ़ाई कैसे करेंगे? पढ़ाई आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर ऊर्जा हो। आप पहले ही थक गए तो क्या पढ़ाई करेंगे? कहीं
कहीं न कहीं ये बुंदेलखंड शिक्षा को लेकर इसीलिए पिछड़ा हुआ है कि व्यवस्थाएँ ठीक नहीं हैं। व्यवस्था ठीक व्यवस्था नहीं ठीक हो जाए। आपने एक बात कही थी कि आपके यहाँ 2 भैंसें हैं। साथ ही अगर ग्राम में हम कई ग्राम घूमे हैं, आपके भी ग्राम में घूमे से बताया, तो वहाँ पे गइयों को लेकर बड़ी समस्या आती है। सरकार वाहवाही लूट रही है, गौशाला बनवा दी हमारे जो सरकार हमारी है अभी तो गइयाँ बड़ी सुरक्षित हैं, गाय बड़ी सुरक्षित है। इस पर आप क्या मानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे होंगे, तो क्या इसमें सही में जो सरकार वाहवाही लूट रही है या सिर्फ़ वाहवाही लूट रही है, काम नहीं हुआ है? इसके लिए अगर कहा जाए तो ये देखो सरकार है, सरकार वहां से फंड दे रही है। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों की भी मैं कहीं ना कहीं गलती मानता हूँ। जैसे हमारे यहाँ एक बीरपुरा गांव है, तो बीरपुरा गांव में जो पंचायत मित्र हैं, वो पंचायत मित्र क्योंकि मेरा काफी टच में, तो अभी आप उन्होंने मतलब सरकार, अब जब प्रधानी के बस्ते जमा हो गए हैं तब भी वो अपने पैसे से, चाहे वो गवर्नमेंट से लेते हो जो भी हो, वो सारे काम करा रहे हैं गांव में। लेकिन अदर गांवों के जो लड़के हैं पंचायत में, तो वो कहते हैं सर भैया पैसे ही नहीं आ रहा हमारे खाते में, तो हम कैसे काम कराएं। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है। और अगर सरकार की बात जाए तो ये तो जायज है कि सरकार तो वाहवाही लूट ही रही है, क्योंकि ये जग जाहिर है कि गौशाला केवल नाम के लिए, कहीं कहीं तो गौशाला केवल नाम के लिए चल रही है। वहां पे तो ना चारे की व्यवस्था है, ना घास भूसे की व्यवस्था है। जो भी है कुछ प्रधान वगैरह, कुछ प्रधान जहाँ जहाँ के हैं वो कुछ ऐसे करते हैं कि कुछ आ रहा पैसा या भूसा आ रहा, वो भूसा गौशाला तक पहुंचता ही नहीं है, वो अपने घर में यूज करते हैं। तो इसके लिए सरकार कहेंगे हम कि वाहवाही लूट रही है, सरकार को उसको थोड़ा डीपली जाके देखना चाहिए, या तो अपने कुछ लोगों को केवल नजर के रखने के लिए। होता क्या है कि हर व्यक्ति यहाँ पे एक कड़ी जुड़ी हुई है। पहले पंचायत में थे विधायक, सॉरी ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान के बाद सेक्रेटरी आता है, सेक्रेटरी के बाद आपका एडीओ बीडीओ सब, ये कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ी है। आप शिकायत करेंगे एक लेवल तक शिकायत करेंगे, वो आपकी लेवल शिकायत जाके, जब हर गांव में किसी का विरोध है, किसी का वो है, जब चेकिंग होने आती है तो बताते हैं कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है, तो चेकिंग भी खत्म हो जाती है। तो उसके लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है, मुझे लगता है। कड़ी ज़िम्मेदारी इतनी कड़ी बनी हुई है। कड़ी जिम्मेदार है। ज़िम्मेदार। आपने कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे।